आप सभी का इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में स्वागत है। चलिए तो पढ़ते हैं दक्षिण भारत। हम हैं फोर्थ चैप्टर युगों का दौर। युगों का दौर में हम पढ़ रहे हैं सेकंड टॉपिक दक्षिण भारत। हमने पहले पढ़ चुके हैं गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। ठीक है, तो चलो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हो जाकर। और जो भी तुमको डाउट हो ना वो सब डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ले सकते हो और नहीं तो कमेंट में बोलकर पूछ सकते हो। ठीक है। दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के सिमट कर अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फूले फले। ठीक है। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। उसकी गिनती समुद्री ताकत में होती थी और इनके जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे। वहां यूनानियों की बस्तियां थी और रोमन सिक्के भी वहां पाए जाते गए। यहाँ पर लिखा है पाए गए हैं, लेकिन पाए जाते गए वहां पे। अनूप ये कट करना, फिर से मैं बोल देता हूँ इसको। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक क्यों खड़े। इनके जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे। वहां यूनानियों की बस्तियां थीं और रोमन सिक्के भी वहां पाए गए। ठीक है। और बहुत सारे इतिहास पढ़ोगे आगे तो उसमें रोमन और यूनानियों के बारे में विस्तार में बताया जाएगा। तुम्हें अगर हिस्ट्री से ही अगर ग्रेजुएशन करते हो, पीएचडी करते हो, उसमें हर एक बात बताए जाएंगे इतिहास को लेकर। ओके। उसके बाद है उत्तरी भारत पर बार बार होने वाले हमले का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा और उत्तर भारत पे कोई भी प्रहार होता था, हमला होता था तो दक्षिण पर नहीं पड़ता था। ठीक है। क्योंकि उत्तर किधर पड़ता है बताओ? नॉर्थ में। तो उस समय कश्मीर था, उधर कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, वो सब उत्तरी भारत में आते हैं। तो उधर ही ज्यादा आक्रमण होते थे, दक्षिण में कम होते थे, क्योंकि दक्षिण 3 तरफ से समुद्र से घिरा था और एक तरफ से लोग वहां के राजा संभाल लिया करते थे। चल भैया तुमसे लड़ लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद है इसका परोक्ष प्रभाव यहाँ जरूर हुआ कि बहुत से लोग उत्तर से दक्षिण में आकर बस गए, लेकिन कुछ बदलाव तो हुआ, परोक्ष प्रभाव तो हुआ, जो उत्तर के लोग दक्षिण में आकर बस गए। ठीक है। दक्षिण में जाकर बस गए इन लोगों में राजगीर, शिल्पी और कारीगर। जैसे में देखो, इनमें थे राजगीर जो राजा के सलाहकार हुआ करते थे, राजा बन जाते थे। शिल्पी, शिल्पकारी, और कारीगर जो कारीगरी करते थे भी शामिल थे। इस प्रकार दक्षिण की पुरानी कला था, परंपरा का केंद्र बन गया और उत्तर उन नई धाराओं से अधिक प्रभावित हुई जो आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे। और उत्तर हमेशा वो क्या बोलूं यार, जंग का मैदान हुआ करता था वो। जब उस समय उत्तर में जो भी नया शासन आता था तो एक नया रीति रिवाज लाएगा, नया शासक लाएगा, तो क्या करेगा, अपना नया बताएगा ना हर किसी को। तो जो वहां के रह गए वो उनके शासन के प्रतीक हो गए, उनके रिवाजों के प्रतीक हो गए। आज इसीलिए बहुत सारे रिवाज हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं, बहुत सारा पर्व हिंदुस्तान में मनाया जाता है। ओके।
तो उसके बाद है शांतिपूर्ण विकास। ये देखो, शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। अब नीचे जानेंगे हम शांति से किस तरह विकास हुआ और युद्ध के तरीके। किसी भी युद्ध को रोकने का सही फॉर्मूला है लड़ाई बराबर रखो, तुम युद्ध को जीत सकते हो। लड़ाई अगर बराबर रखते हो ना, मतलब होता क्या है, तैयारी बराबर रखो। लड़ाई बराबर रखने का मतलब तैयारी बराबर रखो। साले तुमसे निपट लेंगे हम। तुम होता क्या है, कौन से खेत का चिड़िया है, मुलई है। ठीक है। बार बार हमलों और एक के बाद दूसरे साम्राज्यों की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, उसके बीच देश के क्रांति और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर रहे हैं। और उस समय जितने भी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, वो एक संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया, जिसके बीच में संपूर्ण शांति और व्यवस्था शासन लंबे दौर तक रहे हैं। जिस तरह आज हिंदुस्तान हर देशों के बीच में बिचवलिया है। हिंदुस्तान चाहे तो किसी को बड़ा कर सकता है, किसी को ख़त्म कर सकता है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट इसी के लिए आई है, देश को बरकरार बनाना, मजबूत बनाना। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में आंध्र, इसीलिए वहाँ के आंध्र राजा थे, इसीलिए आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश एक राजा के नाम से लिया गया था। चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा भी राज्य ऐसे हैं जो 200-300 वर्ष तक कायम रहे, और ऐसे ऐसे भी राज्य हैं जो 200-300 साल तक वहाँ पर राज किए हैं दक्षिण में। इनमें लगभग सभी राजवंश देशी थे। कुषाणों जैसे लोगों ने भी, जो उत्तर सीमा पर से आए थे, जल्दी अपने आप को इस देश और इसकी संस्कृति परंपरा के अनुरूप ढल लिया। मतलब अपने आप को इस देश के परंपरा के अनुसार ढाल लिया। क्योंकि अगर तुम्हें जिस देश में रहना है, उस देश में अपनी परंपरा को निभाओगे तो मुश्किल तो होगा, लेकिन वहाँ के लोग जो भी आते थे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी परंपरा में मिल जाते थे। लेकिन हम हिंदुस्तानी कहीं भी जाते हैं, बाबा अपना धर्म अलग, पंडित पूजा पाठ सब चलता है अपना। मुसलमान है तो इनका सब चलेगा, जो हिंदुस्तान में चलता था। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें अभी भी राजा कुटुंब हैं, राजा राज करते हैं, जैसे में सऊदी। एक बढ़िया नाम दो तो दुबई, सऊदी अरब। तो उस समय राजा वास करते हैं, अभी राजा का ही राज चलता है। ब्रिटेन में तो इलेक्शन होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के जो राज परिवार हैं वो महान हैं। ठीक है। उसके बाद है, जब भी दो राजाओं के बीच युद्ध या कोई आंतरिक राजनीति आंदोलन होता था, तो आम जनता की जीवनचर्या में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। मतलब जब दो राजा मिलकर राजनीति की कोई भी आंदोलन करे, बात करे, तो उसमें आम जनता को कोई लेना देना नहीं पड़ता था। वो सब अपने मगन में मग्न रहते थे और राजा अपने बातचीत खुद कर लेते थे। मतलब झगड़ा झंझट, मार काट, युद्ध जैसे माहौल नहीं पैदा होते थे। उसके आगे है, इस इतिहास के व्यापक सर्वेक्षण से इस बात का संकेत मिलता है कि यहाँ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में कहीं अधिक है। मतलब यूरोप का जो तुलना था, मतलब शांति व्यवस्था को बनाए रखना, उससे तो कई गुना ज़्यादा हम लोग का अच्छा था। यह धारणा भ्रामक है कि अंग्रेजी राज्य ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की, और ये पहली बार हुआ था कि अंग्रेजी राज, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आकर हिंदुस्तान में शांति और व्यवस्था कायम किया। 300 वर्ष अंग्रेजी सेना यहाँ पर राज्य किया है, कहाँ, हिंदुस्तान पे। अलबत्ता यह सही है
कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ उस समय देश अवनति उस समय देश दिखाता हूँ उस समय देश उन्नति की पाठकष्ठा अरे यार उस समय देश उन्नति की पराकाष्ठा पर थी। ठीक है, उन्नति देखो यहाँ पर उन्नति को अवनति लिख दिया गया है तो उसी का फॉर्म है अवनति। अवनति की पराकाष्ठा पर था, मतलब उस समय देश बढ़ रहा था, अपने आप को विकसित बना रहा था। तभी अंग्रेजी शासन आ गए, ले बेटा तुम कैसे बढ़ोगे, हम तुमको बढ़ना ही नहीं देंगे, अब जो भी चलेगा हमारा चलेगा, तुम घर में चुपचाप शांति से बैठे रहो। बस ये होता था। उन लोगों के पास कारतूस था, गोला बारूद था, और उन लोगों के पास ड्रेस था, पुलिस का ड्रेस, फौजी ड्रेस। और वहाँ के लोग इंग्लिश बोलते थे, बिहारी लोग को चाहे हिंदुस्तानी लोग को कुछ समझ में नहीं आता था, और राज कर लिए। तुम भाई चुपे रहो, हमको समझ में नहीं आने वाला। चलो आगे देखते हैं। राजनीति और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी, और उस समय राजनीति और आर्थिक व्यवस्था टूट गई थी। वास्तव में यही कारण था कि वह राज यहाँ कायम हो चुका। इसलिए टूट गया क्योंकि राजा राजा में विद्रोह हो जाता था, प्रजा प्रजा में विद्रोह हो जाता था, भाई भाई में विद्रोह हो जाता था। तो कोई राज करने वाला रहा नहीं, तो कोई रक्षा करेगा कैसे। तो राजनीति खत्म तो अर्थव्यवस्था खत्म, दोनों टूट गया। वास्तव में यही कारण था कि वह राज यहाँ कायम हुआ। कौन राज? ब्रिटिश गवर्नमेंट राज यहाँ पर कायम हुआ। कहाँ? हिंदुस्तान में कायम हुआ। ठीक है, उसके बाद है हमारा प्रगति बनाम सुरक्षा। प्रगति बनाम सुरक्षा। अब प्रगति के बारे में जानते हैं, कैसे हम लोगों ने प्रगति की। ऐसी बात नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो कुछ नहीं देकर गई। सारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैक्ट्री है, उद्योग हैं, सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया गया था। उसके बाद है भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। यही दो आधार थी। कौन सा मूल आधार था? स्थिरता मतलब यहाँ पर हमको जमना है, और सुरक्षा की भावना, और चारों तरफ से सुरक्षा दो कि यहाँ पर दूसरी शक्ति ना भटक पाए। तो अंग्रेजों ने दूसरे शक्ति को तो रोक लिया, लेकिन अपने ही अंदर जो शक्ति, हिंदुस्तानियों की शक्ति जो भड़क रही थी, उसको नहीं रोक पाए। और जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिल गए तो देश आजाद हो गया। तो आज भी अगर मिलकर नहीं रहते हो ना, तो देश फिर से गुलाम हो जाएगा। इसलिए मिलकर रहो और देश को आजाद बनाए रखो। इस दृष्टि से वह उन तमाम सभ्यताओं से कहीं अधिक सफल रही जिनका उद्देश्य पश्चिम में हुआ था। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों पर आधारित सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। पश्चिम के राज्य ने, पश्चिम के परिवारों ने। ठीक है, यह व्यवस्था अच्छे बुरे के भेद को मिटाकर सबको एक स्तर पर ले आती। मतलब तुम अच्छे हो चाहे बुरे हो, तुम बराबर के हिस्से में आ जाओ, एकदम बराबर। ठीक है, इसी तरह व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें बहुत कम रह जाती है। यह दिलचस्प बात है कि जहाँ भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी है और उसकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर है, वहाँ भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक था और उसमें सामाजिक और सामुदायिक रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। उसमें रीति रिवाज जो भी था ना, उसको कड़ाई से पालन, मतलब
बहुत ही नियमों से पालन करना पड़ता था उसको। ठीक है। और चिंता व्यक्ति के विकास, और चिंता व्यक्ति के विकास, चिंता तो कभी करो नहीं, उसकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर वहाँ भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक था। और उनकी सारी चिंता इसी पर थी कि भारत की सामाजिक ढांचा को कैसे सुधारें, कैसे बनाएं। और ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लिश बोलती थी, बाकी सब भोजपुरी या हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, उड़ीसाई, छत्तीसगढ़ की भाषा, तो ये सब भाषा थी, उनको समझ में आता नहीं था। तो इसलिए एक ट्रांसलेटर बैठा वहाँ पे, ट्रांसलेटर जो हर बात को बताया करता था। अब हर चीज को कड़ाई से उन लोगों ने पालन करवाई। उसके बाद है, इस सारी पाबंदी के बावजूद पूरे समुदायों को लेकर बहुत लचीलापन भी था। और ये कड़ाई तो हुआ, लेकिन हर पाबंदी में एक लचीलापन था, थोड़ी सी नोक झोंक। ऐसा कोई कानून या सामाजिक नियम नहीं था जिसे रीति रिवाज से बदला ना जा सके। और ऐसा कोई भी कानूनिक सामाजिक नियम नहीं था जिसका रीति रिवाज से बदला नहीं जा सके। हर चीज को बदला जा सकता था। इसीलिए आज भी बहुत सारे ऐसे रीति कानून हैं जिसको बदल दिया जाता है। यह भी संभव था कि नए समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाज, विकासों और जीवन व्यवहार को बनाए रखकर बड़े सामाजिक संगठन के अंग बन रहे। इसी लचीलेपन ने विदेशी तत्वों को आत्मसात करने में सहायता की। मतलब ये हमारे रीति रिवाज ऐसे थे, सामाजिक व्यवहार, जीवन व्यवहार ऐसे थे, विश्वास ऐसे थे, जिसके वजह से हमारे ही संगठन में लचीलापन आ गया। इसी लचीलेपन ने विदेशी तत्वों को यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर दिया। अब कोई देखो, होता क्या है, शरीर है, जब तक स्वस्थ है, थोड़ा सा बीमारी हो जाएगा तो बाहर का भी इन्फेक्शन क्या कहेगा, वो शरीर बीमार है, चल भाई उसमें घुस जाते हैं और उसको बर्बाद कर देंगे हम, चाहे उसको आबाद कर देंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यही सोची और उसको आबाद और बर्बाद करने के चक्कर में घुस गई, क्योंकि उन्हें क्या था, व्यापार करना था। तो एक छोटी जगह से पूरे हिंदुस्तान को गुलाम कर लिया। तो ऐसा था इनका अस्तित्व। उसके बाद है, समन ने केवल भारत में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया गया, बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। इस सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया और इस पर विविधता के बावजूद एकता की मोहर लगाई। कुछ भी हो जाए, लेकिन एकता का मोहर लगाकर इन लोगों ने आगे बढ़ा। उसके बाद से राजनीतिक ढांचे के मूल में स्वशासी मतलब तुम खुद राज करो। राजनीतिक ढांचे के मूल में स्वशासी ग्राम व्यवस्था थी। मतलब स्वशासी, तुम राजा हो तो तुम खुद राज करो, बस मेरे देखरेख में करो, ऐसी व्यवस्था थी। राजा आते जाते रहे, पर यह व्यवस्था नींव की तरह कायम रही। बाहर से आने वाले नए लोग इस ढांचे में सिर्फ सतही हलचल पैदा कर पाते थे। राज सत्ता जो था उस समय, राज सत्ता चाहे दिखने में कितने निरंकुश लगती हो, रीति रिवाजों और वैधानिक बंधनों से कुछ इस तरह नियंत्रण करती थी कि कोई शासक ग्राम समुदाय के सामान्य और विशेष अधिकारियों में आसानी से दखल नहीं दे सकता है।
मतलब एक ऐसे इन लोगों ने बना कर रखा था कि जिसमें दूसरा कोई शासन इसमें दखल अंदाजी ना देख सके। देखो ऐसे नियंत्रण था कि शासक ग्राम समुदाय, मतलब शासक जो ग्राम समुदाय के सामान्य विशेष अधिकारी थे, आसानी से दखल नहीं दे सकता था। अब जो समुदाय था ग्रामीण, वो दखल अंदाजी दे नहीं सकता था किसी भी काम में। ऐसा नियंत्रण था उस समय। और अंग्रेजों ने कैसे आया? व्यापार के माध्यम से आया, और उन्होंने बोला कि जिस जगह पर हम व्यापार करेंगे उसमें किसी का आना जाना नहीं होगा। तो यही एक गलती थी हिंदुस्तानियों की। उस समय हिंदुस्तान में राज करते थे, कौन राजा थे? अकबर के बेटे। उस समय अकबर के बेटे जहांगीर राज करते थे, और जहांगीर राज करता था तो उसने ही इस बात की मंजूरी दी थी। और धीरे धीरे सब बढ़ना लगा, क्योंकि अकबर की मृत्यु के बाद ही राज्य मिल गया जहांगीर को। उसके बाद से ही राज्य चालू हो गया उनका। और बहुत सारे गलत फैसलों के कारण बीच ये आ गए, इंग्लिश ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गए। उसके बाद से जानते ही हो सब चीज़ कि किस तरह उसने हमारे देश पे 300 वर्षों तक कायम रखा अपने शासन को। इस प्रचलित अधिकारों के तत्व समुदाय और व्यक्तित्व दोनों की स्वतंत्रता एक हद तक सुरक्षित रहती थी, और दोनों की सुरक्षा एक तरह से एक हद तक सुरक्षित थी, जिस तरह इन लोगों की अधिकार होती थी। ऐसा लगता है कि ऐसे हर तत्व ने जो बाहर से भारत में आया और जिसे भारत ने जज़ब कर लिया, मतलब मिला लिया, चाहे भगा दिया, जज़ब कर लिया, भारत को कुछ दिया और उसे बहुत कुछ लिया। देखो, मिला लिया चाहे भगा दिया, उस तब भी तो भारत को बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ लिया। जहाँ वह अलग थलग रहा वहाँ वह अंततः नष्ट हो गया, और कभी कभी इस प्रक्रिया में उसने खुद को, भारत को नुकसान पहुंचाया। और कहीं कहीं ऐसा हुआ था, ऐसे प्रक्रिया हुई जिसमें उन लोगों ने खुद को नुकसान पहुंचाया और भारत को भी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद हमारा टॉपिक है भारत का प्राचीन रंगमंच। भारत का प्राचीन रंगमंच। भारतीय रंगमंच अपने मूल में, संबंध विचारों में और अपने विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था। उसका मूल उद्गम ऋग्वेद की उन ऋचाओं और संवादों में खोजा जा सकता है जिनमें एक हद तक नाटकीय है रामायण और महाभारत। और ऋग्वेद में ही आते थे रामायण और महाभारत। ये महाकाव्य हैं जो आपको पहले चैप्टर में, नहीं तो दूसरे चैप्टर में पढ़ने को जरूर मिला होगा, दूसरे तीसरे में। कृष्ण कृष्ण लीला से संबंधित गीता, संगीत और नृत्य में इसने आकार ग्रहण करना आरंभ कर दिया था। ईसा पूर्व छठी या सातवीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिन नाम था उनका, महान व्याकरण पाणिन, उनका नाम व्याकरण पाणिन था, ने कुछ नाटकीय रूपों का उल्लेख किया। ठीक है। रंगमंच की कला पर रचित नाट्य शास्त्र को ईसा की तीसरी शताब्दी की रचना कहा जाता है। ऐसे ग्रंथ की रचना तभी हो सकती थी जब नाटकीय कला पूरी तरह विकसित हो चुकी हो और नाटकों की सार्वजनिक प्रस्तुति
आम बात हो। अब देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि रामायण हुआ कि नहीं हुआ, महाभारत हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अवशेष हैं तो रामायण महाभारत जरूर हुआ, उसे कोई नहीं बदल सकता। ये जो पुल है, जो हिंदुस्तान से श्रीलंका जाता है, राम सेतु, अगर वो है तो राम का जन्म जरूर हुआ था। अयोध्या में राम का सबूत मिलता है तो रामायण जरूर हुआ था। अगर द्वारिका नगरी है तो कृष्ण भी जरूर पैदा हुए थे। ठीक है। ऐसे ग्रंथों की रचना तभी हो सकती थी जब नाटकीय कला पूरी तरह से विकसित हो चुकी हो और नाटकों की सार्वजनिक प्रस्तुति आम बात हो। अब यह माना जाने लगा है कि नियमित रूप से लिखे गए संस्कृत नाटक ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक पूरे तरह प्रतिष्ठित हो चुके थे। जो नाटक हमें मिले हैं उनमें पहले के ऐसे रचनाकारों और नाटकों का अक्सर हवाला दिया गया है जो अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे नाटककारों में एक भास था वैसे नाटककारों में एक भास था। इस शताब्दी के आरंभ में इसके 13 नाटकों का एक संग्रह खोज में लिया 13 नाटकों का एक संग्रह खोज में लिया गया था लिया गया है। अब तक मिले संस्कृत नाटकों में प्राचीनतम नाटक अश्वघोष के हैं। वह ईसवी सन के आरंभ के ठीक पहले या बाद में हुआ था। ये ताड़पत्र, उस समय ताड़पत्र मतलब लकड़ी के पत्र पर लिखे जाते थे। ठीक है, ये देखो ताड़पत्र, मैं फोटो दिखा दूं क्या ताड़पत्र की? दिखा देता हूँ। तो देखो ये ताड़पत्र है, जैसे मैं ये देखो, ये दिखा, ये ताड़पत्र है। ठीक है, उसके बाद से मैं ताड़पत्र दिखा दूं, एक ऐसे दिखते थे, ऐसे भी दिखते थे, ऐसे भी दिखते थे। आपने कभी देखा नहीं, लेकिन अलग अलग म्यूजियम में जाओगे ना तो ऐसे ताड़पत्र देखने को बहुत मिलेंगे। देखो ये कैसे उस पर निकासी करके लिखा जा रहा है, मतलब उसको काट कर लिखा जाता था। कैसे? उसको काट कर लिखा जाता था, इस तरह सुखाया जाता था। इस तरह सुखाने का काम वहां पे किया जाता था। लिखो और सुखाओ, लिखो और सुखाओ, लिखो और सुखाओ। तो ये तेलुगु में लिखा गया है, जो एक महर्षि लिख रहे हैं। चलो, तारपत्र पर हो गया। तारपत्र पर लिखित पांडुलिपि पांडुलिपि के अंश मात्र है। और आश्चर्य की बात यह है कि गोबी रेगिस्तान की सरहदों पर तुर्फान में मिले हैं। अश्वशोध धर्मपरायण बौद्ध हुआ। उसने बौद्ध चरित्र नाम से बुद्ध की जीवनी लिखी। यह ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ और बहुत समय पहले भारत, चीन और तिब्बत में बहुत लोकप्रिय हुआ। और जो ये बुद्ध चरित्र था वो भारत, चीन, तिब्बत में बहुत लोकप्रिय हुआ था। बहुत 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 लोग पढ़ते थे उसको। यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटक के बारे में पहली जानकारी 1789 ईस्वी में पड़ी थी। 1789 1789 में तब हुई जब कालिदास, उस समय कालिदास हुआ करते थे, कालिदास के शकुंतला का सार, शकुंतला उनका लिखा हुआ था, शकुंतला का सार विलियम जेम्स कृत अनुवाद प्रकाशित हुआ। जब विलियम जेम्स अनुवाद जब प्रकाशित हुआ था उनके देश में, तब उनको मालूम चला कि अरे तेरी के भारत में नाटक भी हुआ करते थे। ऐसा बात है क्या?
ऐसा उन्होंने सोचा था। सर विलियम जोस के अनुवाद के आधार पर जर्मन, फ्रांस, डेनिश और इटालियन में भी इसके अनुवाद हुए। गेटे पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। गेटे एक राजा था, उस समय शासन करता था, उस पर गेटे पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और उसने शकुंतला की अत्यधिक प्रशंसा की और शकुंतला की बहुत प्रशंसा की। शकुंतला कालिदास के द्वारा लिखा गया उनका बुक था। आज भी शकुंतला बुक मिलता है, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो पढ़ सकते हो। कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया है। कालिदास, उसका समय निश्चित है, पर संभावना यही है कि वह चौथी शताब्दी के अंत में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में उज्जैनी में थे। था नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने उन्हें इज्जत दिया, लेकिन इस बुक ने इज्जत नहीं दिया। उज्जैनी में थे। माना जाता है कि वह दरबार के नवरत्नों में से एक थे और कालिदास यहाँ पर विक्रमादित्य के राज में थे। उस समय हिंदुस्तान का शहंशाह था कौन? अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और विक्रमादित्य के शासन काल में उन्होंने अपने हर चीज का, हर कवि, हर कविता, हर नाटक का प्रसार किया। और जैसा वो बोलते थे ना यार, क्या बोलते थे, सुनने के बाद एकदम मन प्रफुल्लित हो जाता था। ठीक है। माना जाता है कि वह दरबार के 9 रत्नों में से एक था, मतलब एक थे। उनकी रचनाओं में जीवन के प्रति प्रेम, प्रतिकृति, सौंदर्य के प्रति आवेग का भाव मिलता है। उसके बाद कालिदास में लिखा गया है, कालिदास की एक लंबी कविता है मेघदूत। मेघदूत में लिखा गया है, एक प्रेमी जिसे बंदी बनाकर उसके प्रियसी मतलब उसके प्रेमी उसके प्रिय जो थे, प्रियसी से अलग कर दिया गया, मतलब प्रेमी से अलग कर दिया गया। वर्षा ऋतु में एक बादल से अपनी तीव्र चाहत का संदेश उस तक पहुंचाने के लिए कहता है। कौन कहता है? प्रेमी कहता है। उसके बाद है, कालिदास से संभवतः काफी पहले एक बहुत प्रसिद्ध नाटक की रचना हुई थी, सुद्रुप का मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी। कालिदास के ऐसे नाटक से बहुत पहले एक नाटक लिखी गई थी, मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी। वो संस्कृत में मिट्टी की गाड़ी को मृच्छकटिकम बोला जाता है। ठीक है। यह एक कोमल और एक हद तक बनावटी नाटक है, लेकिन इसमें ऐसा सत्य है जो हमें प्रभावित करता है और हमारे सामने उस समय की मानसिकता और सभ्यता की झांकी प्रस्तुत करता है। और उस समय कैसा मानसिकता था, कैसा झांकी था, मतलब कैसे बात व्यवहार थे, रीति रिवाज थे, राजनीति थी, उस चीज को प्रस्तुत करता है। और ये जो बुक मैंने बताया है मत्स्यकटिकम, ये बहुत जल्द इंद्रजीत स्टडी पॉइंट पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने मम्मी पापा से बोलो, मृच्छकटिकम बुक मार्केट से ला देंगे। 400 ईसा के लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में एक और प्रसिद्ध नाटक लिखा गया। यह नाटक विशाख दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस के बारे में मैंने तीसरे चैप्टर में पढ़ाया है। वो सिंधु घाटी की सभ्यता में मुद्रा राक्षस था। अब मुद्रा राक्षस के वजह से ही बहुत सारे इतिहास में सिंधु घाटी के बारे में जानने को मिला। यह विशुद्ध राजनीति नाटक था
जिसमें प्रेम या किसी पौराणिक कथा को आधार नहीं बनाया गया। कुछ अर्थों में यह नाटक वर्तमान स्थिति में बहुत प्रासंगिक है। उसके बाद से है राजा हर्ष। राजा हर्ष जिसने 7वीं सदी ईसा में एक नया साम्राज्य कायम किया, नाटककार भी था। हमें उनके लिखे हुए 3 नाटक मिलते हैं। 7वीं सदी के आसपास ही भवभूति हुआ। जो संस्कृत साहित्य का चमकता सितारा था, वह भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ। भवभूत उस समय एक भवभूत बना 7वीं शताब्दी में, जो बहुत 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 लोकप्रिय हुआ उस समय। केवल कालिदास का ही स्थान उसके ऊपर माना गया। और उस समय जो राजा थे, चाहे कोई भी था, जो वो नाटक लिखा करते थे, उन सब के ऊपर, क्योंकि उस समय राजा हर्ष ही थे जो नाटक लिखा करते थे, जिनका नाटक लोग सुनना पसंद करते थे, जानना पसंद करते थे। और उनके ऊपर कालिदास को माना गया, क्योंकि कालिदास संत बहुत महान थे यार, बहुत महान थे। कालिदास का ये कहना है, बरसे कम्मल भीजे पानी। ये कबीरदास का कहना है। कबीरदास का उल्टा वानी, बरसे कम्मल भीगे पानी। इसके बाद है संस्कृत नाटकों की यह धारा सदियों तक बहती रही, लेकिन 19वीं शताब्दी मतलब ये 19वीं शताब्दी, ये अभी 20वीं शताब्दी में चल रहे हैं। 19वीं शताब्दी, एक शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष, हाफ शताब्दी 50 साल, 50 वर्ष। शताब्दी के आरंभ में गुणात्मक दृष्टि से स्पष्ट रूप से उसमें ह्रास दिखाई देने लगा। ह्रास दिखाई देने लगता है तो कुछ बहुत सारा बदलाव हो जाता है। ह्रास मतलब खुशी दिखाई देने लगा। मतलब ऐसा साम्राज्य जब बदलता है, कुछ नया बदलता है, तो जनता में प्रफुल्लति ये तो आती ही है। गुणात्मक दृष्टि से स्पष्ट रूप से उसमें ह्रास दिखाई देने लगा। प्राचीन नाटकों की कालिदास तथा अन्य लोगों के भाषा मिली जुली है। संस्कृत और उसके साथ एक या एकाधिक प्रकृति यानी संस्कृत के बोलचाल में प्रचलित रूप। उसी नाटक में शिक्षित पात्र संस्कृत बोलते हैं और सामान्य अशिक्षित जन समुदाय, प्रायः स्त्रियां प्रकृत, हालांकि उनमें अनुवाद भी मिलते हैं। यह साहित्यिक भाषा और लोकप्रिय कला के बीच समझौता था। फिर भी प्राचीन नाटक अक्सर राजदरबारों या उसी प्रकार के अभिजात दर्शकों के लिए अभिज अत्यावादी काल को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। और उस समय के दर्शन काल ही थे जो राजा महाराजा के खिलाफ में, वैसा मतलब खिलाफ में चाहे उनके साथ में, ऐसा बात प्रस्तुत करते थे जिसके वजह से उनको सोचने पर मजबूर कराया जाता था। उसके बाद है इस ऊंचे दर्जे के साहित्यिक रंगमंच के अलावा हमेशा एक
लोकमंच भी रहा है। और जो राज दरबार में जो मंच मिलते थे उसके अलावा लोक मंच भी था, जहाँ पे लोगों के बीच में, कभी लोगों के बीच में बोल सकता था। इसका आधार भारतीय पुराकथाएं और महाकाव्यों से ली गई कथाएं होती थी। दर्शकों को इन विषयों की अच्छी तरह जानकारी रहती थी और इनका सरोकार नाटकीय तत्व से कहीं अधिक प्रस्तुति पर रहा था। ये अलग अलग क्षेत्रों की बोलियां, मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रदेश की भाषा में रचे जाते थे। अतः अतः उस क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहते थे और अलग अलग भाषा होने के कारण वो एक क्षेत्र से एक क्षेत्र में ही रह जाते थे, अलग क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में जा ही नहीं पाते थे। दूसरी ओर संस्कृत नाटकों का चलन पूरे भारत में था, क्योंकि पूरे भारत में उस समय संस्कृत ही बोला जाता था। आज भी हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर संस्कृत ही बोला जाता है। आज भी वो राजा जहाँ पे हैं, बहुत सारे रजवाड़े ऐसे भी हैं जहाँ पर संस्कृत ही चलता है आज भी, क्योंकि गांव के लोग संस्कृत ही बोलते हैं। क्योंकि उनकी भाषा पूरे भारत के शिक्षित समुदाय की भाषा थी और संस्कृत भाषा उस समय पूरे भारत में बोली जाती थी। उसके बाद से ये उर्दू भाषा आई। अब देखो नीचे है संस्कृत भाषा की जीवंतता और अस्थायित्व। ठीक है, अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे संस्कृत भाषा की जीवंतता और अस्तित्व। तब तक अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, और पढ़ाई मन लगा कर करना। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।